तो केजरीवाल की बात पर जनता विश्वास नहीं करने वाले ये रक्षा मंत्री कह रहे थे, लेकिन संबित पात्रा ने ये रिपोर्ट दिखाई है। ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं, ये जेएनयू की रिपोर्ट है और ये घुसपैठियों को लेकर रिपोर्ट में चीजें हाईलाइट की गई हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप ग्राफ देख रहे हैं बढ़ता हुआ, ये बता रहा है कि कैसे घुसपैठियों की संख्या बढ़ गई है, यहाँ दिल्ली में बढ़ गई है और उसका सीधा असर क्या चुनावों पर पड़ेगा, ये अपने आप में प्रश्न बना हुआ है। और इसी को लेकर खूब राजनीति हुई है। कभी आधार कार्ड चेक हुए हैं तो इस पर प्रश्न किया गया है, कभी बचाने की कोशिश हुई है। तमाम जो चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या ये चुनावी वैतरणी पार कराएंगी? रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। ये फेक वोटर बना करके ये बांग्लादेशी और ये रोहिंग्यान जो हैं, ये हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। 31 मार्च 2026 को इस देश से हम नक्सलवाद को भी समाप्त कर देंगे, समाप्त। दिल्ली के सियासी माहौल के बीच एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। वजह थी बीजेपी सांसद संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने जेएनयू की 114 पन्नों की रिपोर्ट दिखाते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये बांग्लादेश से और म्यांमार से, बांग्लादेश से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स और म्यांमार से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स, जिनको हम रोहिंग्यान्स कहते हैं। तो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यान घुसपैठियों का दिल्ली से क्या सरोकार है, दिल्ली के राजनीतिक पटल पर उसका क्या असर है। रिपोर्ट को पढ़ते हुए संबित पात्रा ने दावा किया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की वजह से दिल्ली में मुस्लिम आबादी बढ़ी है, जिससे राजधानी की डेमोग्राफी में बदलाव आया है। दावा किया कि जो दिल्ली आज से 10-15 साल पहले थी, वहां अब चोरी चुपके डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है, जिसे कुछ राजनीतिक दल बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे लोगों के ऊपर, जो कॉलोनीज में रह रहे हैं, उनके ऊपर और बर्डनाइज्ड करने की ये बांग्लादेशी और रोहिंग्यान के कारण वो और बर्डनड हो जाते हैं। और ऐसे लोगों के प्रोटेक्शन आज अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कर रही है। मुझे लगता है गंभीर मामला है। अगर इसी प्रकार बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यान के कारण दिल्ली की डेमोग्राफी और दिल्ली के चरित्र में बदलाव आता रहेगा, तो वो दिन दूर नहीं जब एक अशांत वातावरण दिल्ली में बनेगी। पात्रा ने दावा किया कि घुसपैठ से सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पर भी बदलाव आ रहे हैं। कम वेतन वाली नौकरियों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। दिल्ली को बनाने में पूर्वांचली भाइयों का बड़ा योगदान है, लेकिन बांग्लादेशी और अवैध घुसपैठिए अवैध तरीके से उनके काम में सेंधमारी कर रहे हैं। बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और म्यांमार से जो रोहिंग्यान आ रहे हैं, उसके कारण से एक नोटेबल इंक्रीज, बढ़ोतरी हुई है मुस्लिम आबादी में दिल्ली में। और जो शब्द प्रयोग किया गया है, वो कहा गया है कि देयर इज अ चेंज इन द डेमोग्राफी ऑफ द सिटी। दिल्ली शहर के डेमोग्राफी में एक चेंज आया है। दरअसल दिल्ली में पहले से ही घुसपैठियों को लेकर बीजेपी हमलावर है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बीजेपी पर उनके वोट कटवाने का आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि अब एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि चाहे घुसपैठिए हो या फिर नक्सली, उनको खदेड़ कर ही दम लेंगे। और जंगपुरा वालों, तिथि लिख कर रखना, 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026 को इस देश से हम नक्सलवाद को भी समाप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। मतलब साफ है कि घुसपैठियों पर एक्शन तो होकर रहेगा, लेकिन सवाल है कि आखिर इन घुसपैठियों पर कार्रवाई से दिक्कत किसे है। सवाल है कि आखिर इन घुसपैठियों की आड़ में कौन अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहता है। आखिर कौन दिल्ली में इन घुसपैठियों को शह दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे सहयोगी गणेश हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। गणेश, लगातार आपने चुनावों को कवर किया है, आम आदमी पार्टी के साथ भी आप चेहरों के साथ इंटरव्यू करते हुए दिखाई दिए, बीजेपी के साथ भी दिखाई दिए, 3M फैक्टर दिखाई दिया। मध्यम वर्ग, महिला, मुसलमान, किसे चुनने वाला है ये 3M फैक्टर इस बार दिल्ली में? देखिए दिल्ली विधानसभा का चुनाव इस बार पूरी तरीके से यूं कहें कि सब जगह जिस तरीके से
चुनाव की तारीख घोषित नहीं होती है तो उससे पहले रेवड़ी की चर्चा शुरू हो गई थी। तो अगर तीनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, इन सभी का चुनाव तरीके से रेवड़ी को लेकर, रेवड़ी यानी उस चीज को हम कह रहे हैं जो जन कल्याणकारी योजना है, चाहे डीटीसी बस को फ्री करना हो या पानी बिजली को ऑफ करना हो, और तमाम मुद्दे को लेकर। और दिल्ली विधानसभा के चुनाव के अंदर यमुना का मुद्दा भी देखने को मिला। हरियाणा के जो सीएम है नायब सिंह सैनी, मां यमुना का पानी भी पीते हुए नजर आए। तो उधर दिल्ली के तत्कालीन, आप गणेश बता रहे हैं यमुना का पानी भी छाया रहा, फ्रीबीज भी छाई रही, ऐसे किसे चुनती है जनता, इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और आगे बढ़ रहे अगले सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं और बात मिल्कीपुर की भी करना जरूरी है क्योंकि वहां के लिए भी प्रचार का शोर थम गया। अब बात मिल्कीपुर की। मिल्कीपुर की लड़ाई यहां नाक पर आती दिखाई दी इस बार इस चुनावों में, क्योंकि जहां लोकसभा चुनावों से उत्साहित सपा को यह लगा कि मिल्कीपुर जीत लेंगे तभी जो फैजाबाद सीट जीती है उसको वो कहीं ना कहीं बता पाएंगे कि तुक्के वाली जीत नहीं थी, वहीं बीजेपी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए इसलिए नाक की लड़ाई बन गई क्योंकि बताना चाहते थे कि अयोध्या नहीं जीता आपने, फैजाबाद जीता था, अयोध्या हम जीतने वाले हैं। और ऐसे में पूरी ताकत दोनों ही पार्टियां, सपा और यहाँ बीजेपी झोंकती दिखाई दी। तस्वीरें इस तरह की सामने आई जहां लगा कि पूरी ताकत दिखाई गई है। लेकिन आपको बताते हैं कि मिल्कीपुर का ये जो चुनाव है ये इतना दिलचस्प क्यों है और क्या यहाँ तस्वीर बदलने वाली, क्योंकि राजनीति यहाँ अलग पैमाने पर जाती दिखाई दी। जहां वार पलटवार का दौर तो हम देख ही रहे थे, वहीं रोने वाली राजनीति भी दिखी, तुष्टीकरण वाली राजनीति भी दिखी और बयानी राजनीति भी दिखी। कैसे ये दिलचस्प रहा मिल्कीपुर, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। आपको बताते हैं मिल्कीपुर उपचुनावों के लिए प्रचार का शोर देखिए थम चुका है और यहाँ जुबानी तीर जमकर चले, आक्रमण जमकर हुआ है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आज रैली को संबोधित किया, पहुंचे थे और उम्मीदवार अजित प्रसाद के समर्थन में वोट मांगते दिखाई दिए। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मिल्कीपुर में रैली की थी, जनता के बीच पहुंचे थे और सपा और अखिलेश यादव पर जमकर उनकी तरफ से निशाना साधा गया था। बीजेपी और सपा के लिए ये प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है और यही वजह है कि अखिलेश यादव आज जब चुनावी रण में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव नहीं, चुनौती है। इस चुनौती को कौन पार करने वाला है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाला उपचुनाव योगी और अखिलेश दोनों के लिए साख का मुद्दा बन गया है। यही वजह है कि दोनों ही नेता इस चुनाव में जीत का परचम लहराना चाहते हैं। मिल्कीपुर में आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया, लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव ने वहां रैली कर बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी ने जानबूझ करके चुनाव नहीं होने दिया। वो जानते थे कि मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों का साथ कभी छोड़ नहीं सकती है, इसलिए उन्होंने चुनाव टाला। जो चुनाव से भागेंगे जनता उनसे हिसाब किताब कर करके उन्हें मिल्कीपुर से बाहर निकालने का काम करेंगे। पीडीए के प्रत्याशी अजीत प्रसाद यहां से जीत करके जा रहे हैं और एक आध वोट से नहीं जीत करके जा रहे हैं। जितना हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ खड़े हुए लोगों ने मेहनत की है, ये बता रही है कि इस बार मिल्कीपुर के लोग मिलकर के ऐतिहासिक वोटों से अजीत प्रसाद को जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। अखिलेश से पहले कल योगी ने भी मिल्कीपुर में जनसभा कर सपा को निशाने पर लिया। जिनको गाजी और पाजी प्यारे हैं, ये जब भी खड़े होते हैं किसी माफिया के साथ खड़े होते हैं, किसी पेशेवर अपराधी के साथ खड़े होते हैं, किसी दुष्कर्मी के बचाव में खड़े होते हैं। लगातार ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आज आया हूं, बहनों और भाइयों, यह समय अयोध्या के लिए, मिल्कीपुर के लिए, अयोध्या की तर्ज पर मिल्कीपुर का भी समग्र विकास हो, इसके लिए चंद्रभान पासवान यहां की आवश्यकता है।
मिल्कीपुर में सपा जनसभा के दौरान फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी दलित कार्ड चला। इस दौरान उन्होंने दलित युवती के रेप और हत्या का मुद्दा भी उठाया। आज ये ऐसे चुनाव ऐसे वक्त पर हो रहा है कि हमारी बेटी जो कोरी समाज की है, उस बेटी के साथ क्या क्या हुआ है, अगर फोटो हम देख लेते हैं तो मेरा कलेजा फट जाता है। ये एक कोरी बिरादरी के बेटी का सवाल नहीं है, ये सवाल देश की करोड़ों करोड़ों बेटियों का है। अपमान हुआ है। लोकसभा में जब समाजवादी पार्टी फैजाबाद सीट जीती तो उसे ऐसे प्रचारित किया जैसे बीजेपी अयोध्या हार गई। अब योगी इसी का जवाब देने के लिए अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर सपा को मात देने की रणनीति बना चुके हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मिल्कीपुर का रण कौन जीतता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।